ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने जाना कि 7th से 12th सेंचुरी के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन में अलग अलग डायनेस्टी अस्तित्व में आए, जैसे कि पालाज, गुजरापतिहारा, चाहमनाज, उसके बाद राष्ट्रकूटाज, ये सब कुछ किंगडम्स थे। फिर जाना इन किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि सामंत, उसके बाद वेती जो फोर्स लेबर के रूप में टैक्स लिया जाता था, उसके बाद कदा में लैंड रिवेन्यू, इसके बाद नागभट्ट के प्रशस्ति के बारे में, नागभट्ट जो कि प्रतिहारा किंग थे, इनके प्रशस्ति के बारे में, उसके बाद कश्मीर के हिस्टोरियन कल्हाना, उनके अकाउंट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चोला पावर में कैसे आए। मुत्तारैयर नामक एक छोटा सा चीफली फैमिली था, मुखिया फैमिली था, जिसका कावेरी डेल्टा पे कंट्रोल था। वे कांचीपुरम के पल्लवा किंग के सबऑर्डिनेट थे। 9th सेंचुरी के मिडिल में विजालया, जो कि उरायूर के एंशियंट चोला फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने मुत्तारैयर को हरा दिया और कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया। इसके बाद इन्होंने विजालया ने थंजावुर टाउन बनाई और गॉडेस निशुंभसूदनी, इनका टेम्पल उन्होंने बनवाया। इस मैप में चोला किंगडम और उनके नेबर्स के बारे में दिया गया है। इनका किंगडम यहाँ उरायूर से थंजावुर तक था, मिली तमिलनाडु में, कावेरी डेल्टा के पास। विजयलया के जो सक्सेसर थे, मतलब इनके बाद के जो रूलर थे, उन्होंने अपने रीजन से बाहर का जो था नाइबरिंग रीजन, पड़ोसी क्षेत्र, उसको भी जीत लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साथ ही साथ पावर में भी इंक्रीमेंट हुआ। साउथ में पांड्यन और नॉर्थ में पल्लवा का जो टेरिटरी सब था, इस सब को भी इन्होंने अपने किंगडम में मिला लिया। राजा राजावन, जिनको कि सबसे पावरफुल चोला रूलर माना जाता है, वो 985 में राजा बने और इसमें से ज़्यादातर एक्सपेंशन जो बाहरी रीजन को जो चोला ने जीता था, तो ये राजा राजावन जो थे, इसमें से ज़्यादातर इन्होंने ही जीता था। और उन्होंने एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, साम्राज्य का प्रशासन, उसको भी रीऑर्गेनाइज किया, फिर से पुनर्गठन किया। राजा राजावन का जो बेटा था राजेंद्र वन, इन्होंने इस पॉलिसी को जारी रखा और यहाँ तक कि उन्होंने गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज देशों पर भी आक्रमण किया और इस सब के लिए उन्होंने नेवी का भी इस्तेमाल किया था, जल सेना का, ये सब जीतने के लिए। थंजावुर का जो बड़ा सा टेम्पल है और गंगैकोंडा चोलापुरम, ये टेम्पल तो बनाया गया था राजा राजा के द्वारा और राजेंद्र के द्वारा, गंगैकोंडा चोलापुरम। तो ये सब जो आर्किटेक्चर है और स्कल्पचर है, ये सब हैरान कर देने वाला है। यहाँ पर एक टेम्पल दिया गया है जो कि गंगैकोंडा चोलापुरम का है। इसमें गौर करने वाली बात है कि इसका जो रूफ है, छत है, वो किस तरह से पतला होते गया है और इसके आउटर वॉल को सजाने के लिए स्टोन स्कल्पचर यूज किया गया है। चोला टेम्पल्स जो था, ये सेटलमेंट्स का केंद्र बन गया था, सेंटर बन गया था। इसके आसपास बहुत सारे बस्ती डेवलप होने लगे थे। ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर्स थे, मतलब शिल्प उत्पादन भी होता था।
इन मंदिरों में रूलर्स द्वारा या फिर दूसरों के द्वारा जमीन दान में भी दिया जाता था और इन ज़मीनों की जो उपज होती थी उसका यूज किया जाता था वहाँ काम करने वाले या फिर उसके आसपास रहने वाले स्पेशलिस्ट के मेंटेनिंग में, जैसे कि प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, इन सब के मेंटेनेंस में इस लैंड के उपज का खर्च होता था। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो टेम्पल्स केवल पूजा करने के ही जगह नहीं थे, बल्कि वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के सेंटर बन चुके थे। मंदिरों के साथ जो भी क्राफ्ट्स एसोसिएटेड था, जो भी शिल्प जुड़े हुए थे, उसमें सबसे स्पेशल था ब्रॉन्ज इमेज बनाने का काम। चोला का जो ब्रॉन्ज इमेज है वो वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट ब्रॉन्ज इमेज में से एक माना जाता है। ज़्यादातर इमेज जो होते थे वो डाइटीज के होते थे, देवी देवताओं के, लेकिन कभी कभी ये इमेज डिवोटीज, भक्तों के भी होते थे। अब जानते हैं इस डायनेस्टी के एग्रीकल्चर, इरिगेशन के बारे में। तो चोला को बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले, लेकिन ये सब इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि इस टाइम में यहाँ के एग्रीकल्चर में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए थे। फिर से मैप 2 पर चलते हैं और कावेरी रिवर के ब्रांचेज को देखते हैं। ये कावेरी रिवर है और यहाँ पे इसका ये डेल्टा बनता है बे ऑफ बंगाल में पहुँचने से पहले। काफ़ी सारे ब्रांचेज में ये रिवर बट जाती है और इन ब्रांचेज में बार बार पानी ओवरफ्लो होता है, जिससे जो फर्टाइल सॉइल होता है, उपजाऊ मिट्टी, ये इसके किनारे पर डिपॉजिट हो जाती है और इन चैनल्स का जो वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए जो मॉइस्चर ज़रूरी है वो भी ये प्रोवाइड करता है, मोस्टली राइस के कल्टीवेशन के लिए, चावल की खेती के लिए। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे पार्ट्स में एग्रीकल्चर बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी में इस एरिया में लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन होने लगा। कुछ रीजन में फॉरेस्ट को क्लियर करना था तो कुछ रीजन में लैंड को लेवल करना था, समतल करना था। डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट मतलब तटबंध भी बनाना जरूरी था ताकि फ्लड को रोका जा सके और वाटर को फील्ड तक, खेतों तक कैरी करने के लिए नहर भी बनाना जरूरी था। बहुत सारे एरिया में एक साल में 2 क्रॉप उगाया जाता था और बहुत सारे केसेस में फसलों में आर्टिफिशियली भी सिंचाई करना जरूरी था और इरिगेशन के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए गए। कुछ एरिया में कुआं खोदा गया तो कुछ जगहों में बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए गए ताकि रेन वाटर जो था उसको कलेक्ट किया जा सके। ये जो इरिगेशन का वर्क होता है, सिंचाई का जो काम होता है, उसमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि लेबर और रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद इन कामों की देखरेख करना, फिर यह डिसाइड करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। और ज़्यादातर नए रूलर और गांव में रहने वाले लोग भी इन सब कामों में एक्टिवली इंटरेस्ट दिखाते थे। यहाँ पर एक चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर दिया गया है, इमेज दिया गया है। ये 9th सेंचुरी का तमिलनाडु का एक स्लूइस गेट है जिसको कि जल द्वार कहा जाता है। यह टैंक से रिवर के चैनल्स में वाटर के ओवरफ्लो को रेगुलेट करता है, जिसका यूज किया जाता था फील्ड के इरिगेशन में, खेतों की सिंचाई में। ये स्लूइस गेट जो होता है वो ट्रेडिशनली वुड और मेटल बैरियर होता है जो कि रिवर और कैनल्स में वाटर के लेवल को और उसके फ्लो रेट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब जानते हैं चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
यहाँ पर पीजेंट्स का जो सेटलमेंट था, किसानों की बस्तियाँ, इनको ऊर कहा जाता था। ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो किसानों का जो सेटलमेंट था उसको ऊर कहा जाता था, जो कि जो इरिगेशन एग्रीकल्चर यहाँ पे होता था इसके कारण बहुत ही समृद्ध हो गई थी। और इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। जो विलेज काउंसिल होते थे, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और टैक्स कलेक्ट करने जैसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते थे, परफॉर्म करते थे। सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के देखरेख में ये नाडू का जो कामकाज होता था, इस कामकाज पर ज़्यादातर जो धनी पीजेंट्स होते थे उनका कंट्रोल होता था। चोला किंग्स ने कुछ धनी जो लैंड ऑनर्स थे उनको सम्मान के रूप में कुछ टाइटल्स दिया, जैसे कि मुवेंदा वेलन अवेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग, मतलब 3 राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला वेलन या फिर किसान। और टाइटल था अरैयर। ये सब टाइटल दिया जाता था उनको सम्मान के रूप में, और उनको इम्पॉर्टेंट ऑफिस भी दिया जाता था स्टेट के अंदर। चोला के जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें लैंड के अलग अलग कैटेगरी का वर्णन मिलता है, जैसे वेलन वगैरह, मतलब लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं होते थे किसान, उनकी भूमि। उसके बाद है ब्रह्मदे, ब्राह्मण को जो लैंड गिफ्ट में दिया जाता था। इसके बाद साल भोग, जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए लैंड दिया जाता था। इसके बाद देवादन, तिरुनमट्टुकनी, मतलब मंदिरों को जो लैंड गिफ्ट में दिया जाता था। पल्ली छंदम, जैन इंस्टीट्यूशंस को जो लैंड डोनेट किया जाता था। तो ये सब लैंड के टाइप्स हैं और ये सब एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। अभी हमने ब्रह्मदेव के बारे में पढ़ा कि ब्राह्मणों को जो गिफ्ट में लैंड दिया जाता था उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था, और ब्राह्मणों को जो समय समय पर भूमिदान में दिया जाता था, इसके कारण कावेरी वैली और साउथ इंडिया के दूसरे पार्ट्स में ढेरों ब्राह्मण का ढेरों सेटलमेंट इमर्ज हुआ, अस्तित्व में आया। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख जो होती थी वो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स के एक सभा द्वारा किया जाता था, और ये असेंबली जो होती थी, ये सभा जो होती थी, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करती थी। इनके जो डिसीजंस होते थे, निर्णय होते थे, उनको इंस्क्रिप्शंस के रूप में अक्सर मंदिरों के दीवारों पर रिकॉर्ड किया जाता था। ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन होता था, ट्रेडर्स का जो समूह होता था, उनको नगरम कहा जाता था। वो भी टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कभी कभी परफॉर्म किया करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर मेरूर से मिले इंस्क्रिप्शन में ये सभा कैसे ऑर्गेनाइज होते थे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। इरिगेशन वर्क, सिंचाई का काम, गार्डन, टेम्पल और भी बहुत सारे तरह के कामों को देखने के लिए इन सभाओं में अलग अलग कमिटीज होती थी। इन कमिटीज के मेंबर होने के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम पान लीफ पे लिखा जाता था, और उस टिकट को एक अर्थनवेयर, मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन में रख दिया जाता था, और किसी छोटे लड़के को हर एक कमेटी के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए बोला जाता था। अब सभा का मेंबर कौन हो सकता था, यह उत्तर मेरूर के इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। इस सभा का मेंबर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता था। जैसे कि पहला क्राइटेरिया है कि जो लोग इस सभा के मेंबर होने के इच्छुक हैं उन्हें उस लैंड का ऑनर होना चाहिए जिस लैंड से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो। दूसरा क्राइटेरिया है कि उनका अपना घर होना चाहिए।
फिर उनका एज 35 से 70 के बीच में होना चाहिए और उन्हें वेद का नॉलेज भी होना चाहिए और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। अगर कोई पिछले 3 साल में किसी भी कमेटी का मेंबर रहा है तो वो किसी दूसरे कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। और अगर कोई अपना अकाउंट और अपने रिलेटिव का अकाउंट सबमिट नहीं किया है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये सब क्राइटेरिया था सभा में मेंबरशिप के लिए। इंस्क्रिप्शन से हमें किंग्स और पावरफुल मैन के बारे में पता चलता है जो उस सोसाइटी के पावरफुल होते हैं। यहाँ पर 12th सेंचुरी का तमिल वर्क है पेरिया पूर्णम, उसका एक पार्ट दिया गया है जिसमें ऑर्डिनरी जो सामान्य लोग रहते थे मेन और वुमेन उनके बारे में बताता है। इसमें पुलैयाज जिनको कि ब्राह्मण और वेलालाज समाज से बाहर का मानते थे उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो ये था किंग्स और किंगडम्स के बारे में। अगले वीडियो में हम 12th से 15th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में जानेंगे।